हाय प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने यूथ कंपटीशन टाइम का 2021 का जो सॉल्व पेपर आया हुआ है, हम लोग उसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत हम पहला भाग दे चुके हैं, जिसमें जिसमें नामकरण और काल विभाजन से संबंधित प्रश्न थे। अब हम लोग दूसरा भाग देख रहे हैं आदिकाल से संबंधित, जिसके अंतर्गत हम लोग कुल मिला के 322 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोगों ने 180 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। आज हम लोग उससे आगे से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 181 देखेंगे। ठीक दोस्तों, चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 181 है, इन रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुनिश्चित करना है। ठीक दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुनिश्चित करना है। दोस्तों, खुमार रासो किसकी रचना है? तो दोस्तों, खुमार रासो जो है वह है दलपत विजय की। ठीक दोस्तों, परमार रासो जो है वह है जगनिक की। बीसल देव रासो जो है वह है नरपत नाल की। अब पृथ्वी रासो जो है वह है चंद्रबरदई की। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? खुमार रासो जो है वह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, जिसके लेखक है दलपत विजय। और परमार रासो जो है वह इसकी रचना जो है 1230 ईस्वी में हुई है। इसके रचनाकार जो है वह है जगनिक। अब बीसल देव रासो जो है 1912 ईस्वी में लिखा गया है। इसके लेखक है नरपत नाल। अब पृथ्वी रासो जो है वह है 1192 ईस्वी में। इसके लेखक हैं चंद्रबरदई। संदेश रासक जो है वह 12वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी के बीच में माना जाता है। इसके रचनाकार है अब्दुल रहमान। ठीक दोस्तों, नोट देख लेते हैं हम। संदेश रासक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा। ठीक दोस्तों, संदेश रासक एक देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा पहला धर्मांतर रास ग्रंथ है। ठीक दोस्तों, क्या है? पहला धर्मांतर रास ग्रंथ है। तो दोस्तों, संदेश रासक एक खंड काव्य है। दोस्तों, पूछा जाता है संदेश रासक कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य है? दोस्तों, यह एक प्रबंध काव्य है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 182 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 क्या है? किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो दोस्तों, किन रचनाकारों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है? तो दोस्तों, बौद्ध धर्म और सिद्ध धर्म की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। चलिए इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख रहे थे। व्याख्या क्या है? बौद्ध धर्मों की भाषा को संध्या भाषा कहा गया है। ठीक दोस्तों, यह नाम जो है मुनिदत्त तथा अद्वैत ब्रज ने दिया है। अंतः साधनात्मक, क्या दोस्तों? अंतः साधनात्मक भावनाओं को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। संध्या भाषा क्यों कहा जाता है? अंतः साधनात्मक भावना को व्यक्त करने के कारण इनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 183 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 183 क्या है? इन रचनाओं को उनकी काव्य भाषा के साथ सुनिश्चित करना है। ठीक दोस्तों, काव्य रचना है और उसकी किस भाषा में लिखा गया है उसको हम लोगों को सुनिश्चित करना है। ठीक दोस्तों, तो देख लेते हैं दोस्तों विजयपाल। तो दोस्तों, विजयपाल जो लिखा गया है वह अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, किसमें लिखा गया है? अपभ्रंश भाषा में। चर्या गीत जो है दोस्तों किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों, चर्या गीत जो है संध्या भाषा में लिखा गया है। कीर्तलता दोस्तों अवहट भाषा में लिखा गया है। ठीक दोस्तों, किस भाषा में लिखा गया है? अवहट भाषा में। दोस्तों, ऑप्शन इसमें दिया नहीं है। जबकि खुसरो की जो पहेलियां है वह है हिंदवी। ठीक दोस्तों, क्या है? हिंदवी है। चलिए क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। इसकी दोस्तों आप लोग व्याख्या देख लीजिए। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 184 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 184 क्या है? अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो दोस्तों, अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि है वह है स्वयं शंभु। कौन दोस्तों? स्वयं शंभु है। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा के जो प्रथम कवि हैं वह 8वीं शताब्दी के लगभग दोस्तों 8वीं शताब्दी लगभग 783 ईस्वी में के कौन है? स्वयं शंभु हैं। स्वयं शंभु को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इन्हें हिंदी भाषा का जो है प्रथम कवि माना है। इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं वह कौन कौन सी है? पौम चरयू है, रिठल मेड़ चरयू है, स्वयं शंभु छंदस है। ठीक है दोस्तों, इनकी जो रचनाएं और 3 रचनाएं इनकी मानी जाती हैं। किसकी? स्वयं शंभु की। दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 185 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 185 है, 12 बरस लव कुकर जीवो तरु 13 लव जियो सियार, बरस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। दोस्तों, यह जो पंक्ति है वह किस रासो काव्य की है? तो दोस्तों, यह किस रासो काव्य की है? तो दोस्तों, यह है परमार रासो काव्य की, जिसको कि आल्हा खंड के नाम से भी जाना जाता है, जिसके रचनाकार हैं जगनिक। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं दोस्तों कुछ पंक्तियां और हैं, इसके जो रचनाकार हैं दोस्तों आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 186 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 क्या है?
आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? बताइए दोस्तों, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो दोस्तों डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया। डिंगल भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश प्लस राजस्थानी आते हैं, जबकि पिंगल भाषा के अंतर्गत राजस्थानी प्लस ब्रज भाषा आते हैं। ठीक दोस्तों, तो इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा या शैली का प्रयोग किया जाता था। इसमें पुरुष वर्गों का प्रयोग किया जाता था। यह दो भाषाओं के मिश्रण से बनी। दोस्तों यह जो है दो भाषाओं के मिश्रण से बनी है। क्या है? अपभ्रंश प्लस राजस्थानी बराबर दोस्तों डिंगल भाषा। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 187 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 87 है। दोस्तों ये देखिए पिंगल भाषा जो है दोस्तों अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 87 देख लेते हैं। 87 क्वेश्चन क्या है? शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों बताइए शब्दानुशासन के लेखक का नाम क्या है? तो दोस्तों हेमचंद है। शब्दानुशासन के लेखक कौन है? हेमचंद। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। शब्दानुशासन हेमचंद का एक व्याकरण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश हुआ है। किसमें? शब्दानुशासन में संस्कृत, प्राकृतिक और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश हुआ है। रस मीमांसा जो 1994 ईस्वी में लिखा गया था, किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। दोहा कोश जो है वह सरहपा का है। पौम चरऊ जो है वह स्वयं शंभू का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 188 देखते हैं। खालिक बारी किसकी रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं खालिक बारी जो है वह है अब अमीर खुसरो की। किसकी है दोस्तों? अमीर खुसरो की है। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? खालिक बारी एक कोश ग्रंथ है। इसके अलावा जो इनकी अमीर खुसरो जो अन्य रचना है वह है दो सूखने, हालात एक कन्हैया, नजरान ए हिंदी, पहेलियां, मुकरियां, गजल इत्यादि रचनाएं अमीर खुसरो की है। ठीक दोस्तों, अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम था दोस्तों वह था अबुल हसन। अमीर खुसरो के गुरु का नाम था निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के आदि कवि या हिंदी के प्रथम कवि कहे जाते हैं। हिंदी के प्रथम कवि आदिकाली खड़ी बोली के। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 189 देखते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? तो दोस्तों अपभ्रंश को पुरानी हिंदी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ऑप्शन दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। अपभ्रंश उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 190 देखते हैं। इनमें से कौन सा युग्म जो है वह संगत है? दोस्तों इसमें से हमें कौन सा युग्म है जो संगत हुआ है? तो दोस्तों बिसल देव रासो नरपत नाल का हम लोग जानते ही हैं। किसका है दोस्तों? नरपत नाल का है। बाकी दोस्तों सभी असंगत हैं। ठीक दोस्तों, चलिए इसकी हम दो लोग दोस्तों व्याख्या दोस्तों आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 191 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 191 क्या है? राउल बेल किसकी रचना है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं राउल बेल जो है वह रोड़ा कवि की रचना है। ठीक दोस्तों, जो एक चंपू काव्य है, गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देखते हैं। राउल बेल जो है वह रोड़ा कवि का है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई का है। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वह है दामोदर शर्मा का। अब पौमचरी जो है वह है स्वयं शंभू का। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 192 देखते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति जो है रसायन से किसने मानी है? तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं रसायन से उत्पत्ति मानी है किसने? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसकी? रासो शब्द की उत्पत्ति। चलिए इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? रसायन से आचार्य रामचंद्र शुक्ल माने हैं। राजसूय से गारसा दत्तासी माने हैं। राजयश से हरप्रसाद शास्त्री माने हैं। रासक से नरोत्तम स्वामी माने हैं। राज से नंद दुलारे वाजपेयी जी माने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 193 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 193 क्या है? आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों इनमें से आदिकालीन जो रचनाएं हैं उसका सही अनुक्रम क्या है? तो दोस्तों पहले कौन सा आएगा? भारतेश्वर बाहुबली रास आएगा, कि साल भद्र सूरी आएगा, स्थूल भद्र रास आएगा, या फिर नेमनाथ रास आएगा, या फिर संगीत रत्नाकर आएगा? तो दोस्तों सर्वप्रथम कौन सा आता है? भारतेश्वर बाहुबली रास। इसलिए ऑप्शन नंबर दोस्तों यही सही हो जाएगा। सर्वप्रथम भारतेश्वर बाहुबली रास आएगा, उसके बाद आएगा स्थूल भद्र, उसके बाद नेमिनाथ रास आएगा, उसके बाद संगीत रत्नाकर आएगा। तो दोस्तों साल भद्र भारतेश्वर बाहुबली रास जो रचना हुआ था वह हुआ था 1184 में। स्थूल भद्र रास की रचना हुई थी
1209 ईस्वी में। नेमिनाथ रास की जो रचना हुई थी वह हुई थी 1213 ईस्वी में। और दोस्तों संगीत जो रत्नाकर है इसकी रचना दोस्तों 12वीं शताब्दी में हुई थी। इसके लेखक जो थे वह सारंग देव थे। कौन थे दोस्तों? सारंग देव थे। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या दोस्तों आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 154 देखते हैं। पाउम चरियू किसकी रचना है? तो दोस्तों पाउम चरियू जो रचना है वह है स्वयं शंभू की। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पाउमचरी जो राम कथा पर लिखा गया है। रिठल मेड़ जो है वह हरिवंश पुराण से संबंधित है जिसमें कृष्ण कथा कहा गया है। स्वयं शंभु छंदस जो है वह जैनाचार्य स्वयं शंभु की दोस्तों ये सभी रचनाएं हैं तीनों। ठीक दोस्तों, यह दोस्तों अपभ्रंश के कवि कहे जाते हैं। कौन? स्वयं शंभु। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। अब्दुल रहमान द्वारा जो रचित ग्रंथ है वह है संदेश रासक, जो जिसे एक खंडकाव्य कहा जाता है, जिसकी रचना दोस्तों 12वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक दोस्तों, संदेश रासक जो है जो अब्दुल रहमान द्वारा लिखा गया था, हिंदी में लिखा जाने वाला दोस्तों यह पहला धर्मेंद्र ग्रंथ है। इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह का वर्णन है। ठीक दोस्तों, संदेश रासक एक खंड काव्य है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 195। क्वेश्चन नंबर 195 क्या है? निम्नलिखित रचनाकारों के साथ उनकी रचनाओं को सुलेमित करना है। क्या दोस्तों? निम्नलिखित रचनाकारों का उसी रचनाकारों के साथ सुनिश्चित करना है। तो बताइए दोस्तों ये है ज्योतिश्वर ठाकुर किसकी रचना है? तो दोस्तों ज्योतिश्वर ठाकुर जो है वह है वर रत्नाकर। ठीक दोस्तों, क्या है? वर रत्नाकर। वर रत्नाकर हो गया। दामोदर भट्ट कौन सा है? तो दोस्तों दामोदर भट्ट है उक्त व्यक्त प्रकरण है। क्या दोस्तों? उक्त व्यक्त प्रकरण है। और बीसल देव रासु को है जो वह नरपत नाल का। और रोड़ा कवि का कौन सा है? राउलवेल है। ठीक दोस्तों, कौन सा है? राउलवेल है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग ये देख लेते हैं व्याख्या इसकी। वर रत्नाकर जो है 14वीं शताब्दी की रचना है। उक्त व्यक्त प्रकरण जो है वह 12वीं शताब्दी की। बीसल देवरासो जो है भी 12वीं शताब्दी की। 1155 की रचना हुई थी। राउलवेल जो है दोस्तों 10वीं शताब्दी की। कुमार रासो जो है 9वीं शताब्दी की। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 196 देखते हैं। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? दोस्तों पुष्पदंत जो थे वो किस शताब्दी के कवि थे? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे, जबकि स्वयं शंभु जो है 8वीं शताब्दी के कवि थे। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? पुष्पदंत जो उनका जो समय माना जाता है वह 972 ईस्वी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि कहे जाते हैं। पुष्पदंत को हिंदी का भवभूत कहा जाता है। शिव सिंह सेगन ने पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। पुष्पदंत की दोस्तों 3 रचनाएं हैं। महापुराण जिसमें 102 संधियां हैं। इनका दूसरा रचना है जसहर चरहु या काव्य जो है 4 संधियों में पूरा हुआ है। ठीक दोस्तों, जिसमें यशोधरा का जीवन चरित्र उनके जन्म जन्मांतर का वर्णन किया गया है। जबकि तीसरा जो इनकी रचना है वह है रय कुमार चरहु। ठीक दोस्तों, चलिए क्वेश्चन दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखते हैं। दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोस्तों दोहा कोश जो है वह सरहपा की रचना है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 198 देखते हैं। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। दोस्तों हम लोगों को इसमें सही अनुक्रम बताना है। तो दोस्तों सर्वप्रथम जो रचना हुआ था वह हुआ था कुवलय माला कथा। तो दोस्तों किसमें ऑप्शन पहला है? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। सर्वप्रथम कुवलय माला कथा हुआ था जो 778 ईस्वी में रचा गया था। किसकी रचना है ये दोस्तों? तो यह है उद्योतन सूरी की। उसके बाद राउलवेल है। यह किसकी है? तो दोस्तों यह है रोड़ा कवि की 10वीं शताब्दी में। उक्त व्यक्त प्रकरण जो है वह है दामोदर शर्मा की, यह है 12वीं शताब्दी में। और वर रत्नाकर जो है वह है ज्योतिश्वर ठाकुर की 14वीं शताब्दी में। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो दोस्तों व्याख्या आप लोग देख लीजिए, बता ही चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 199 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 199 क्या है? निम्नलिखित कवियों को उनके कृतियों के साथ सुलेमित कीजिए। तो दोस्तों इसमें कवि हैं और उनके जो लिखी गई जो रचना है वो है। तो दोस्तों इसको सुलेमित करना है। तो दोस्तों क्या दोस्तों सर्वप्रथम संदेश रासक किसका है? तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं संदेश रासक जो है वह अब्दुल रहमान का है। और स्वयं शंभू का क्या है? तो दोस्तों स्वयं शंभू का है पाउमचरियू।
अब पुष्पदंत क्या है, महापुराण है। और सराहपा का क्या है तो दोस्तों, सराहपा का है चर्यापद। क्या है दोस्तों, चर्यापद है सराहपा का। चलिए, रावल बिल दोस्तों किसकी है, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं रावल बिल जो है वह अरोड़ा कब की है। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, संदेश राशक अब्दुल रहमान का, पवनचरो स्वयं शंभू का, महापुराण पुष्पदंत का, चर्यापद जो है वह सबरपा का, और रावल बेल जो है दोस्तों रोड़ा का भी क्या है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 200 देख लेते हैं। सराहपा का संबंध निम्न में से किससे है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं जो सराहपा है वो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत आते हैं। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, सराहपा जो है सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में जो प्रथम है, प्रथम माने जाते हैं। राहुल संकीर्तन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि कहा है, जिनका दोस्तों समय जो है 769 है। इनकी रचना जो है वह दोहा कोश है। ठीक दोस्तों, इनकी जो इनका अन्य नाम है किसका, सराहपा का, वह है सरहपाद, सरोज व्रत और राहुल भद्र। तो दोस्तों दोहा कोश जो इनकी रचना है सराहपा का, इसका संपादन किया था प्रबोध चंद्र बागची ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 क्या है, अपभ्रंश का मुख्य बिंदु क्या है। दोस्तों अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, दोस्तों बिंदु कह रहे हैं, सॉरी। अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है, तो दोस्तों अपभ्रंश का मुख्य छंद है दोहा, जिसे कि पहले गाथा कहा जाता था। इसकी दोस्तों हम लोग चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है अपभ्रंश का मुख्य छंद दोस्तों दोहा है। पज्जाटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि है। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता था। दोस्तों दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा कहा जाता था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 202 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 202 क्या है, परमात्मा प्रकाश के जो रचनाकार है वो कौन है। तो दोस्तों परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं जो हैं वह है जोगींद्र या फिर जो इंदु। ठीक दोस्तों, इसे हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है पाहुड़ दोहा जो दोस्तों 11वीं शताब्दी में हुआ था, जिसकी रचना, इसके रचनाकार है राम सिंह। परमात्मा प्रकाश जो है जोइंदी या जोगिंद्र को, इसकी जो रचनाकार हुआ था दोस्तों, हुआ था यह 6वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी जो रचना है वह एक योग सागर है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग तो इसकी ओर व्याख्या देखें तो कुमारपाल चरित किसका है। कुमारपाल चरित योग शास्त्र जो है वह हेमचंद का है, जो 12वीं शताब्दी में रचनाकार है। आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक प्रकाश, छंदोनुशासन, देशी नाम, माला कोश, सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन, प्रबंध चिंतामणि। ठीक दोस्तों, जिसके रचनाकार हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 203 क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है, रचनाकार की दृष्टि से निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है। तो दोस्तों सर्वप्रथम कौन सा आता है, तो दोस्तों सर्वप्रथम आता है मृगावती, उसके बाद ज्ञानदीप, उसके बाद चंद्रावती, उसके बाद अनुराग बावसुरी। चलिए दोस्तों इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है, मृगावती जो है इसकी रचना दोस्तों 1501 ईस्वी में की हुई थी, जिसकी रचनाकार कुतुबन है। ज्ञानदीप जो है वह 1619 ईस्वी में हुई थी, जिसके लेखक है शेख नबी। और इंद्रावती जो 1744 ईस्वी में रचा गया था, इसके लेखक है नूर मोहम्मद। अनुराग बासुरी जो है वह 1764 ईस्वी में लिखा गया था, वह इसके लेखक भी हैं नूर मोहम्मद। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 204 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 204 है कुमारपाल प्रतिबोध की जो रचनाकार है वह कौन है। दोस्तों कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार है सोमप्रभ सूरी। चलिए दोस्तों हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कुमारपाल प्रतिबोध जो 1184 ईस्वी में लिखा गया था, यह सोमप्रभ सूरी की रचना है। यह गद्यपद मिश्रित है। ठीक दोस्तों, संस्कृत प्राकृतिक काव्य है। दोस्तों यह एक संस्कृत और प्राकृतिक काव्य है। कुमारपाल चरित्र जो है हेमचंद की रचना है। ठीक दोस्तों, जो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 205 देख लेते हैं। अंगबधु किस कवि की रचना है। तो दोस्तों अंगबधु जो है वह दादू दयाल की रचना है। दोस्तों दादू, ये जो अंगबधु है इसके संकलनकर्ता रज्जाब माने जाते हैं। इसकी दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। अंगबधु जो है दादू दयाल की रचना है। इनकी रचनाओं का दोस्तों ये संकलन जो है अंगबधु, इसके संकलनकर्ता जो है वह है रज्जाब। हरेड़ेबाड़ी भी दादू की रचनाओं का एक संग्रह है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं 206। क्वेश्चन नंबर 206 क्या है, काल
काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। दोस्तों इसमें हमको सही अनुक्रम बताना है। तो सर्वप्रथम दोस्तों कौन सी रचना हुई थी? तो दोस्तों सर्वप्रथम खुमार रासो, बिसल देव रासो, चंद्रबाला रास या फिर पामचरी हुआ था दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या है? 206 है। तो दोस्तों इसमें सर्वप्रथम हुआ था स्वयं शंभू का जो पामचरी है वो हुआ था। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन कहीं नहीं दिया, हम लोग आगे देख लेते हैं। पामचरी कौन सा दोस्तों? सी ऑप्शन में सही होगा लग रहा है। पामचरी पहले है, उसके बाद खुमार रासो है, उसके बाद बिसल देव रासो है, उसके बाद चंद्रबाला रास है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? स्वयं शंभू जो है दोस्तों पामचरी की रचना है। यह 8वीं शताब्दी में लिखा गया था। दलपत विजय जो है वह कुमार रासो का है, यह 9वीं शताब्दी में है। नरपत नाल जो है बिसल देव रासो का है 1155 ईस्वी में। और आशुक जो है वह चंद्रबाला रास है जो है 1200 ईस्वी के लगभग। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 107 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 क्या है? क्वेश्चन नंबर 107 क्या है दोस्तों? सबरस की जो दोस्तों रचनाकार है वह कौन है? दोस्तों सबरस के रचनाकार मुल्ला वजही हैं। कौन दोस्तों? मुल्ला वजही। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। सबरस जो है 1635 ईस्वी में लिखा गया था। दक्षिणी गद्य के प्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही की कृति है दोस्तों। ये दोस्तों मुल्ला वजही जो है वह दक्षिणी भारत के अंतर्गत आते हैं। ठीक दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसे उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है दोस्तों। सबरस को उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना जो है मानी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 108 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, हठ योग का प्रभाव निम्नलिखित कवियों में से किस पर पड़ा है? दोस्तों बताइए हठ योग का जो प्रभाव है वह किस कवि पर पड़ा है? स्वयं शंभू पर, या फिर बदड़ी पर, या फिर गोरखनाथ पर, या फिर अदमार पर? दोस्तों यह पड़ा है गोरखनाथ पर। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही हो जाएगा। इसकी हम लोग दोस्तों व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? नाथ पंथ का मूल जो है वह बौद्धों की ब्रजयान शाखा है। बौद्ध सिद्धों में उत्पन्न विकार के विरोध स्वरूप गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया था तथा 60 चक्रों वाला योग मार्ग चलाया और नाथ पंथ की स्थापना की। इसका प्रचार प्रसार राजपूताना तथा पंजाब में किया था। ठीक दोस्तों, किसने? गोरखनाथ ने। चलिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग 209 देख लेते हैं। कुवलय माला कथा के जो रचनाकार हैं कौन है? दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं। कुवलय माला कथा के जो रचनाकार है वह है उद्योतन सूरि, जो एक गद्य रचना है। इसकी दोस्तों हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या है? कुवलय माला जो कथा है वह एक गद्य रचना है जिसके लेखक है उद्योतन सूरि, जो 9वीं शताब्दी में लिखा गया था। दोस्तों यह आदिकालीन रचना है। जबकि राउलवेल जो है वह एक चंपू काव्य है जिसके लेखक रोड़ा कवि है। 10वीं शताब्दी में लिखा गया था। उक्त व्यक्ति प्रकरण जो है वह एक व्याकरण ग्रंथ है जिसके लेखक दामोदर शर्मा है। वर्ण रत्नाकर जो है एक शब्द कोश ग्रंथ है जिसके लेखक जो है ज्योतिश्वर ठाकुर हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम लोग देखते हैं 210 देखते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 है, अद्दमार की रचना है। दोस्तों इसमें से कौन सी रचना है जो अद्दमार की है? तो दोस्तों अद्दमार की कौन सी रचना है? इसमें मुझे कोई सही नहीं दिख रहा है दोस्तों। संदेश रासक तो अब्दुल रहमान का है। प्रबंध चिंतामण किसका है? जैनाचार्य मेरुतुंग का है। जयचंद्र प्रकाश जो है दोस्तों वो भट्ट केदार का है। ठीक दोस्तों, इसमें दोस्तों कोई ऑप्शन सही नहीं है। ठीक दोस्तों, ये वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त हो रहा है। इसके आगे हम कल मिलेंगे। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।